स्वप्रेरण घटना आपको बताई गई थी। स्वप्रेरण घटना में जिस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, ठीक है ना। तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि मूल धारा का विरोध करती है। ऐसे ऐसी घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना है जिसमें किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन कर देने से उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और उससे संबंधित एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये घटना कहलाती है स्वप्रेरण। ये आपको बताया गया था। स्वप्रेरण के लिए आपको स्वप्रेरण गुणांक बताया गया था या स्वप्रेरकत्व आप कहते हैं उसको, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, इसको हम दिखाते हैं यल से, इसको दिखाते हैं यल से। और यल के फार्मूले के लिए बताया गया है, दो फार्मूले बताए गए थे। एक बताया गया था यल फाई पी अपान आई, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का एक फार्मूला बताया गया था यल फाई पी अपान आई, और दूसरा बताया गया था एल इक्वल टू माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। दोनों से संबंधित परिभाषाएं भी आपको बताई गई। यहां पर बताया गया था कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि उसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। और यहां पर बताया गया था वही स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है, क्योंकि माइनस लगा है उसको इग्नोर करना है। तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। अर्थात धारा परिवर्तन की दर एकांक कर दी जाए, अर्थात जैसे 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में परिवर्तित हो जाए तो हम कहेंगे धारा परिवर्तन की दर एकांक हो गई। या 2 एम्पियर की धारा 2 सेकंड में परिवर्तित हो जाए तो कहने का मतलब डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान 1 हो जाए तो हम कहेंगे कि धारा परिवर्तन की दर एकांक हो गई। तो उस अवस्था में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका संख्यात्मक मान कहने का मतलब माइनस छोड़ दिया जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। अब हमको किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक अगर निकालना है तो बहुत सिंपली आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर कई फेरों की एक कुंडली है, कई फेरों की एक कुंडली है, ये इस कुंडली का निकालना है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, तो सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, L इक्वल टू होता है N फाई बी अपान आई, जहां फाई बी जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मान है। तो कुंडली से संबद्ध जिस कुंडली का आप स्वप्रेरकत्व निकालना चाह रहे हैं उस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कितना है, उसी में फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और आई से डिवाइड कर देंगे, एन फाई बी अपान आई कर देंगे। तो किसी भी कुंडली का या परिचालिका का किसी का भी निकालना होगा तो स्वप्रेरकत्व तो आ जाएगा। आप जानते हैं किसी वृत्ताकार कुंडली के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, इसकी वैल्यू होती है μ0 Ni अपान 2 क्या होता है R, होता नहीं, या A मानते हो तो A कर लो, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हैं। त्रिज्या को जो भी आप मान लीजिए, μ0 Ni अपान 2R, या यहाँ 2A मानते हैं सर आप 2A कर दीजिए, चलिए
म्यू 0 n i अपॉन 2 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, इस कुंडली के केंद्र पर। बी की वैल्यू मिल गई। अब इसी में आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बी की वैल्यू होती है बी ए होती है, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए होता है। बी पता है हमको, इसी में कुंडली के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, मिल जाएगा क्या, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी ए होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी ए होता है। बी की वैल्यू हमको पता है म्यू 0 n i अपॉन 2a। इसी में हम क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। ए क्या है, एक कुंडली का क्षेत्रफल है, तो चूंकि त्रिज्या को हमने स्मॉल ए मान रखा है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा, यहां हो जाएगा म्यू 0 पाई एन आई ए अपॉन 2 हो जाएगा। कितना हो गया, म्यू 0 पाई एन आई ए अपॉन 2 हो गया। ये क्या हो गया, फाइव बी हो गया। अब फाइव बी में एन से मल्टीप्लाई करके आई से डिवाइड कर दे तो स्वप्रेरक तत्व मिल जाएगा। तो एल इक्वल टू हो जाएगा, किसका स्वप्रेरक तत्व है ये वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरक तत्व है, या समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरक तत्व है। तो क्या हो जाएगा, एन और फाइव बी की वैल्यू क्या है, फाइव की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, ये है म्यू 0 पाई एन आई ए डिवाइड बाई 2, ये बी हो गया, एन फाइव बी अपान आई है, आई से आई कट जाएगा, एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 एन इंटू एन हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर पाई यहां कर दे रहे हैं बीच में और ए कर दे रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। यही इसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरक तत्व है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का ये स्वप्रेरक तत्व है। ऐसे ही आप परिनालिका का भी निकाल सकते हैं। किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व भी आप निकाल सकते हैं। किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला यही लगेगा, स्वप्रेरकत्व चाहे किसी का भी हो, परिनालिका का हो, वृत्ताकार कुंडली का हो, जिसका भी होगा, ठीक है। फार्मूला यही लगेगा आपका, L इक्वल टू एन फाइव बी अपॉन आई। बस केवल चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा उसका। चुंबकीय फ्लक्स क्यों बदलेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समतल वृत्ताकार कुंडली के कारण कुछ और होती है, धारावाहिक परिनालिका में कुछ और है, या अन्य किसी कारण कुछ और होती है। तो क्या करेंगे यहां पे आप, हाई बी निकाल लीजिए पहले, हाई बी में एन से मल्टीप्लाई करके आई डिवाइड कर देंगे। हाई बी की वैल्यू होती है बी ए। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। आप जानते हैं कि किसी धारावाही परिनालिका जिसमें धारा बह रही होती है, उस धारावाही परिनालिका के कारण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके भीतर भी बाहर भी, भीतर हर जगह पर तो अलग अलग वैसे होती है। वैसे बता दूं आपको कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किनारे पर कुछ और होता है, मध्य में कुछ और होता है, और लंबी अगर परिनालिका है तो हर जगह एक समान होता है, छोटी परिनालिका है तो डिफरेंस आ जाता है। वैसे एक सेट फार्मूला आपको बता दूं, किनारे पर अगर पूछा जाए कि धारावाही परिनालिका के किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो म्यू 0 एन आई अपॉन 2 कर देंगे, और बीच में हर जगह पर और जगह क्या होता है, म्यू 0 एन आई। बस सीधे म्यू 0 एन आई आप कर देंगे तो वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुई। धारावाही परिनालिका के भीतर परिनालिका को आदर्श माना गया है, मतलब लंबी परिनालिका है, ठीक है, ये माना गया। तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 एन आई। यहां ध्यान देना है, स्मॉल एन कहा गया है। स्मॉल एन यहां पर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है,
ठीक है ना। परिनालिका की लंबाई चौड़ाई ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या लगभग फिक्स रहती है। तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन डिवाइड बाई एल। अगर परिनालिका की लंबाई एल है तो एल लंबाई में कैपिटल एन फेरे हैं, एल लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन बटे एल हो जाएगी। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन को कैपिटल एन डिवाइड बाई एल लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर स्मॉल एन की जगह पे इसको लिख देंगे, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो कैपिटल एन आई डिवाइड बाई एल। यह b की वैल्यू हो गई। इसी में अगर हम क्षेत्रफल से गुणा कर दें तो 5b इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो एन आई, क्षेत्रफल माना a है, ठीक है। धारावाहिक परिनालिका का जो क्षेत्रफल है वो a है, तो म्यू जीरो एन आई ए अपॉन एल हो जाएगा। ये 5b की वैल्यू हो गई। अगर ये 5b की वैल्यू है तो 5b की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो n इक्वल टू आ जाएगा n 5b अपॉन आई, n से मल्टीप्लाई यहां कर दें तो हो जाएगा म्यू जीरो कैपिटल n स्क्वायर, एक n यहां ऑलरेडी है 5b में, एक n यहां है, तो म्यू जीरो n स्क्वायर हो जाएगा इंटू a हो जाएगा अपॉन एल, क्योंकि i यहां रहेगा और i यहां से कट जाएगा। ये जो आपको मिला हुआ है ये धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है। किसी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व म्यू जीरो कैपिटल एन स्क्वायर a अपॉन एल होता है, जहां n पूरे परिनालिका में फेरों की संख्या है, a उसके वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल है और l परिनालिका की लंबाई है, ठीक है। l परिनालिका की लंबाई है। ये समझ गए होंगे आप। स्वप्रेरण और अन्योन्य घटनाएं इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दो पार्ट ही है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसके आगे अगला जो टॉपिक है वो है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। इस टॉपिक में क्या है ध्यान देना होगा आपको। जब किसी कुंडली में, आप स्वप्रेरण वाली घटना को याद करिए, किसी कुंडली में जब आप धारा के मान को बढ़ाते हैं, जब धारा के मान को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स जब बढ़ जाएगा तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। उस प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी जो मूल कारण का विरोध करेगी, अर्थात धारा के बढ़ाने का विरोध करेगी। तो आपने धारा जो बढ़ाया है उस धारा के बढ़ाने की दिशा में उसको कम करने के प्रयास में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अगर प्रेरित धारा कम करने का प्रयास कर रही है और आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जब बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा का विरोध करके बढ़ाना होगा आपको। प्रेरित धारा जो है क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज धारा को बढ़ा रहे हैं तो धारा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो कम करने का प्रयास करें, जाहिर सी बात है। मतलब अगर आप दाहिनी ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सुई का संकेतक जो है, संकेतक जो अमीटर का है वो दाहिनी ओर जा रहा है तो उसको बाईं ओर घुमाने का प्रयास करेगा। उसके बाद भी अगर आप प्रयास करके धारा के मान को बढ़ा रहे हैं
तो इसका मतलब कि धारा के मान को बढ़ाने में आप कुछ कार्य कर रहे हैं। अगर वो प्रेरित धारा ना उत्पन्न होती तो शायद वो कार्य ना करना पड़ता, लेकिन उत्पन्न हो रही है तो प्रेरित धारा के विरोध में आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। जो अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है वो कहां जाएगा? उसी कुंडली में, जिस कुंडली में धारा के मान को आप बढ़ा रहे हैं, उसी कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्वप्रेरण घटना के नाते किसी कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो कार्य किया जाता है प्रेरित धारा के विरोध में, वो संचित हो जाता है। उसी को हम कहते हैं कुंडली में संचित स्थित ऊर्जा। अब यहां हम देखेंगे कि वो ऊर्जा आखिर कितनी संचित होती है, उसका मान कितना होता है। अगर हम मान लीजिए किसी धारा के मान को 0 से लेकर के उसके शिखर मान I0 तक ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान 0 से बढ़ा करके 10 एम्पियर कर दिया, 15 एम्पियर कर दिया। जितना ज्यादा हम धारा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन होगा, उतना ही ज्यादा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके विरोध में उतना ही कार्य करना पड़ेगा, तो संचित स्थितिज ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब अगर धारा के मान को हम बढ़ा करके एक शिखर मान तक ले जाते हैं तो हम देखेंगे कि कितनी ऊर्जा का मान संचित हो जाता है। ठीक है ना? इसी को हम कहते हैं कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना? कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब आवेशों का प्रवाह हो रहा है। आवेशों के प्रवाह में कार्य करना पड़ता है, आवेशों के प्रवाह में कार्य करना पड़ता है। समझ रहे बात को? जैसे यहां का विभव V1 है और यहां का विभव V2 है, तो विभवांतर क्या हो गया? डेल्टा V। तो विभवांतर की परिभाषा ही आप देते हैं, विभवांतर की परिभाषा अगर आपको याद हो तो Q आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किए गए कार्य W, ठीक है, और आवेश के मान की निष्पत्ति, दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य W और आवेश के मान की निष्पत्ति को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। और यहां पर विभवांतर नहीं है बल्कि क्या है? विद्युत वाहक बल है। ठीक है ना? विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होता है? देखिए, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि विरोध हो रहा है। विरोध ना होता तो ये ना तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता और न ही धारा उत्पन्न होती। आप जानते हैं उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर जाना है, धनावेश अपने आप जाएगा, लेकिन निम्न सिरे से उच्च की तरफ जाना होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य करना पड़ेगा तो वह ऊर्जा कहां जाएगी? उसी निकाय में संचित रहती है। तो वैसे यहां भी अगर हम धारा के मान को बढ़ा रहे हैं, मतलब आवेशों के प्रवाह को बढ़ा रहे हैं, आवेशों की गति को बढ़ा रहे हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है? तो किया गया कार्य अगर dw है, dw बहुत स्मार्ट कार्य ले रहे हैं, और ले जाने वाला आवेश dq है, जो dq आवेश को ले जा रहे हैं, dq आवेश को प्रवाहित करने में अगर dw कार्य करना पड़ रहा है तो उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल है क्या होगा? E होगा, स्मॉल e। विद्युत वाहक बल क्या होगा? स्मॉल e उत्पन्न होगा। यहां पर ध्यान देना है कि dw इक्वल टू E इंटू dq होगा, लेकिन चिन्ह यहां क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो कार्य आपका हो रहा है, कार्य मान क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, मतलब बल विपरीत दिशा में लगा हुआ है। प्रेरित धारा इधर की तरफ लेफ्ट में आपको आपका अपोज कर रही, विरोध कर रही है, और आप कार्य दूसरी तरफ कर रहे हैं। समझ रहे हैं आपको? तो उस अवस्था में क्या होता है? थीटा का मान हो जाता है 180 अंश। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अगर बल की दिशा में कार्य होता है तो धनात्मक कार्य होता है,
लेकिन अगर बल पीछे की ओर लगा है और आप विरोध करके उसको आगे की तरफ ले जा रहे हैं, तब वहां पर कार्य क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। मतलब कार्य का जो मान है वो तो प्लस में रहेगा, कार्य तो अदिश राशि है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है कि विद्युत वाहक बल और किया गया कार्य, ठीक है। अगर कार्य ज्यादा होगा तो विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा, लेकिन दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। कहने का मतलब प्रेरित धारा जो है वो पीछे की तरफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा जो उत्पन्न हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप कार्य जो है वो क्लॉकवाइज में कर रहे हैं, ये इसको शो करता है। तो किया गया कार्य हो जाएगा dw बराबर माइनस E की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहां से E, अभी इसके पहले आपको सूत्र बताया हमने, E इक्वल टू माइनस L इक्वल टू माइनस E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा T। तो इसको हम di अपान dt कर लेते हैं, di अपान dt, ठीक है। सूक्ष्म के लिए di कर देते हैं, फिर से गुणा करेंगे, E की वैल्यू हो जाएगी माइनस L di अपान dt। E की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो माइनस L di अपान dt हो जाएगा, और यहां पर dq हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ये, तो dw इक्वल टू हो जाएगा L di, ठीक है, इनटू यहां पर dq अपान dt को अलग कर देते हैं, dt यहां पे है, dt यहां पे है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा ये क्या हो गया, धारा आपका L हो गया, और dq अपान dt को I कर दे रहे हैं, यहां पर di ऑलरेडी नहीं है, तो dw इक्वल टू हो जाएगा L I di हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे। इधर का जो इंटीग्रेशन है L I di, धारा के मान को अगर हमने 0 एम्पियर से बढ़ा करके I0 शीर्ष तक ले गए हैं, I0 का मतलब शिखर मान धारा का, 0 से I0, इसका जो इंटीग्रेशन है कहां से कहां होगा, 0 से I0। जैसे हम कहेंगे हमने धारा के मान को 0 से 10 एम्पियर तक बढ़ा दिया, तो कितना ऊर्जा संचित हुई, तो कहां से कहां तक आपने धारा के मान को बढ़ाया है उसी का विरोध तो होगा। धारा का मान बढ़ाएंगे मतलब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा रहे हैं, उसी का विरोध होगा, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो कुंडली में ऊर्जा का मान संचित होगा। तो 0 टू I0 हो जाएगा L I di, और यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dw, इसका जो इंटीग्रेशन है वो w हो जाएगा, और यहां पर L को आप बाहर लेंगे, ठीक है, आएगा I di, तो I का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा I स्क्वायर बटे 2। आप जानते हैं x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आपको याद ही होगा ना, अरे x पावर n का इंटीग्रेशन जो है वो x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, यही मुझको लगता है। तो यहाँ पर I है केवल, I की घात 1 समझिए, I घात 1 घन 1 अर्थात 2, और बटे 1 घन 1 अर्थात 2, लिमिट लग जाएगी 0 टू I0। एक बार यहाँ पर I की जगह पे I0 रखा जाएगा तो हो जाएगा I0 स्क्वायर बटे 2, एक बार I की जगह 0 रखा जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये L I0 स्क्वायर बटे 2। इतना कार्य किया गया, अगर इतना कार्य किया गया तो ऊर्जा भी इतनी संचित हो जाएगी, उसको हम दिखाएंगे U से। संचित ऊर्जा, किया गया कार्य या संचित ऊर्जा दोनों एक ही चीज होती है। U इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, जो कैसे लिखेंगे हम, L I0 स्क्वायर, U इक्वल टू 1/2 L I0 स्क्वायर। यह किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, ठीक है। तो 3 टॉपिक आपको बताया गया यार, एक जो है समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, दूसरा धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, और तीसरा किसी कुंडली में संचित ऊर्जा। इसकी वैल्यू जो है 1/2 L I0 स्क्वायर होती है। L उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरक गुणांक है, और I0 जो है वो धारा का वह शिखर मान है जहां तक उसको बढ़ाकर किया गया है।
ठीक है। अब इसके बाद जो है स्वप्रेरकत्व के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का जो नियम है वो भी हम बताएंगे आपको। फिर अन्योन्य प्रेरण घटना बची हुई है, अन्योन्य प्रेरण पर चर्चा होगी, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक।